हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात की लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन शॉर्ट इनको हम बोलते हैं आईई या आईपी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, पर टफ क्वेश्चंस नहीं बनते। हम उनको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले बात करें ये होती क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एटम का डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे पे अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से रिमूव करना है, या फिर बोलो वैलेंस शेल से रिमूव करना है, या फिर बोलो इनफाइनाइट पे ले के जाना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करना है या इनफाइनाइट पे लेके जाना है। तो देखो यहाँ पे जरूरी क्या है, न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बांध के रखा है और इसके अपोजिट हमें क्या करना है, इसको बाहर लेके आना है। अपोजिट अट्रैक्शन के अपोजिट बाहर लेके आना है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और जो एनर्जी दी जाएगी इसको, ये इलेक्ट्रॉन ताकि बाहर निकल सके, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो चलिए लिख लेते हैं इस चीज को सबसे पहले। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of energy that is required to remove valence electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, एक आइसोलेटेड एटम लेके आओ। आइसोलेटेड कब होगा, जब हम उसे गैसियस स्टेट में लेके आएंगे। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी या मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब क्योंकि ये एक गिवन एनर्जी होगी, इसलिए जो जितने भी प्रोसेस है आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, वो सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। आप देखो आगे समझते हैं इस चीज को। मैंने कहा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लेकर आओ, तो मैंने एक मेटल लेके आया जो कि गैसियस स्टेट है। मेटल एटम है जो कि गैसियस आइसोलेटेड। ठीक है, इसको मैंने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, ई एनर्जी मैंने इससे प्रोवाइड की। और ई एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद मैंने देखा कि एक तो मेरे पास बन चुका है गैसियस कैटाइन, और इससे रिलीज हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताओ ये जो एनर्जी होगी, इसको मैं क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है, कि इस एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ मेटल जो एटम जो कि गैसेस स्टेट। ठीक है, तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को भी क्या बोल सकता हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल के इक्वल बोल सकता हूँ।
नेक्स्ट दूसरी में एक और दूसरी यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं। इस बार मैंने मेटल को क्या किया, सॉलिड स्टेट में लिया है, ठीक है, और अब एनर्जी दी है E, और इस बार मुझे क्या देखने को मिला, वापस से गैसियस मेटल कैटायन बन गया, और क्या रिलीज हो गया वहां से, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो अब क्या मैं इस E को आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ M बोल सकता हूँ? आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ M बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल करते हैं इस रिएक्शन पे। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या है, मेटल सॉलिड स्टेट में। अब मुझे इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए कंडीशन मैंने बताई कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस मेटल को किस में कन्वर्ट किया हमने, गैसियस स्टेट में। अब हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होगी, सब्लिमेशन एनर्जी होगी। फिर आगे अब मेटल इस गैसेस में आइसोलेटेड गैसियस एटम को आईपी के इक्वल एनर्जी देंगे, तब जाके ये क्या होगा, मेटल गैसियस कैटायन में बदलेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो ये जो ई था ना, ये ई किसके इक्वल था, ये ई सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल के इक्वल, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल की नहीं है, फर्स्ट वाली रिएक्शन है आयनाइजेशन पोटेंशियल। याद रखना हमेशा गैसियस मेटल एटम, सॉरी गैसियस आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, और गैसियस आइसोलेटेड एटम से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा उसमें जो एनर्जी चाहिएगी उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। चलिए एक और कंडीशन लेते हैं। इस बार मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस H2 होगी, ठीक है। ये गैसेस एटम, ये गैसेस मॉलिक्यूल हैं। इसमें से मुझे क्या करना है, इस बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो मैंने इसे क्या किया, एक एनर्जी दी E, और बाद में मैंने देखा 2H प्लस में ये कन्वर्ट हो चुका है और बन चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ, क्या मैं इस E को आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस बोल सकता हूँ? क्या मैं इस E को आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि इस बार देखो क्या हो रहा है, मैंने कहा आयनाइजेशन पोटेंशियल तभी होगा जब आइसोलेटेड गैसियस एटम से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है कैसे इसके स्टेप्स डिवाइड है देखते हैं। पहले जो H2 गैस है वो पहले 2H गैस में कन्वर्ट हुआ हो, ठीक है। पहले मॉलिक्यूल थे, अब 2 एटम्स हो चुके। इसके लिए जो एनर्जी दी गई है वो एनर्जी दी गई होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। H के बीच में जो बॉन्ड है उसे टूटने के बाद 2 हाइड्रोजन एटम्स हमें मिल गए, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आगे 2 हाइड्रोजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। 2 हाइड्रोजन एटम के लिए आईपी चाहिए हमें, तो 2 आईपी लिखा मैंने, और यहाँ पे 2 H प्लस बन चुके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं एटम से, ठीक है। तो ये पूरा जो ये जो E था इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसकी वैल्यू आईपी की इक्वल नहीं होगी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस 2 आईपी के इक्वल, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 आईपी के इक्वल।
तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तभी आप जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं आप। मान लीजिए ये एक मेटल है, ठीक है, गैसियस मेटल। इससे मुझे पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, +1 आएगा और गैसियस कैटायन बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो इस m की क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं अब मैं m+ से, या बोलूं m से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं या m+ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं। तो m से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास +2 कैटायन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अगेन रिमूव हो जाएगा। तो जो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है मेटल आइसोलेटेड गैसियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जब उसी एटम से फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। लिख लेते हैं इस चीज को। आप देखो m+2 गैस, या बोलूं इससे पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है या इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो क्या होगा, +3 कैटायन बन जाएगा, +3 गैसेस कैटायन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अगेन रिमूव हो गया है। मैंने कहा यहाँ पे जो एनर्जी दी गई है उसे मैं क्या बोलूंगा, E1 बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी दी गई है उसे E2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो एनर्जी दी गई है उसे E3 बोल रहा हूँ। अब अलग अलग टर्म्स को समझना है। ये जो E1 है ये इस m का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, E2 इस m का फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, E3 इस m का थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर बात करें m+ के लिए तो E2 m+ के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि m+1 से तो पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, जबकि E3 जो है वो m+ के लिए सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है। m+2 के लिए E3 जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट क्यों बोला, क्योंकि +2 से तो पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। लिखते हैं इस चीज को। E1 को मैंने क्या क्या बोला है, E1 को मैंने बोला है आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ मेटल गैसियस आइसोलेटेड मेटल एटम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है E1। ठीक है, सिमिलरली E2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, E2 को क्या बोल सकता हूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड ऑफ मेटल गैस। और इसको एक चीज और बोल सकता हूं, इसे मैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकता हूं ऑफ m+1 गैस। ठीक है, तो m+1 का ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा E2। ये जो E3 है इसको क्या बोल सकता हूँ, E3 को क्या बोल सकता हूँ, E3 को मैं बोल सकता हूँ IP3 ऑफ m गैस। ठीक है, सिमिलरली इसको IP2 बोल सकता हूं, किसके लिए, किसके लिए बोल सकता हूं, m+ गैस के लिए। और इसको बोल सकता हूं IP1 भी बोल सकता हूं ऑफ m+3 गैस, क्योंकि E3 के केस में m+2 गैस। ठीक है, क्योंकि E3 जब आया, E3 तब आया जब m+2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो m+2 के लिए E3 क्या हो गया,
उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। तो इस तरीके से आयनाइजेशन पोटेंशियल डिसाइड होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी चीज से रिमूव करना है तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड रिमूव करना है तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, और थर्ड रिमूव करना है तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे सक्सेसिव जो आईपी होती है उनका ऑर्डर देखेंगे। तो देखो ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आईपी, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर देखें कि कौन सी आईपी ज्यादा हो। ये मेटल गैसियस, आइसोलेटेड मेटल गैसियस एटम, इससे मैंने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और +1 कैटायन बन चुका है। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, +2 गैसेस कैटायन बन चुका है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, +3 गैसेस कैटायन एटम, सॉरी +3 गैसेस कैटायन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, IP1। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे IP2 बोलूंगा। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे IP3 बोलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इस IP1 और IP2 और IP3 इनमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनका ऑर्डर बताना है। तो देखो हमेशा जब सक्सेसिव आईपी की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उससे ज्यादा होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी, और उससे ज्यादा होगी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम कैटायन बना रहे हैं ना बार बार, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो चुका है। इंक्रीज होने की वजह से अब हमें ज्यादा एनर्जी दे प्रोवाइड करनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए मैंने बोला कि IP3 सबसे ज्यादा होगी, IP2 सबसे, सॉरी IP3 सबसे ज्यादा, फिर उससे कम IP2, फिर उससे कम IP1, ठीक है। तो सक्सेसिव आईपी का ऑर्डर क्या आता है, IP1 तो सबसे कम होगी, किसी पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एटम के लिए IP2 IP1 से ज्यादा होगी, IP3 IP2 से भी ज्यादा होगी। इस तरीके से IP4 की बात करें तो वो IP3 से ज्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर रहता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उससे ज्यादा होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी, और उससे ज्यादा होगी थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी। तो ये है ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आईपी, जो कि हमेशा फॉलो हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फैक्टर्स की बात करेंगे अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, सबसे पहले बात करेंगे जेड इफेक्ट, ठीक है। जेड इफेक्ट की बात करते हैं, समझना इस चीज को। जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा, जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, नेट अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। नेट अट्रैक्शन किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब यदि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसके ऑब्वियसली बात है कि उससे बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, आईपी ज्यादा होगी। क्या होगा, आईपी ज्यादा होगा। तो आईपी जेड इफेक्ट पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, आईपी जेड इफेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा जेड इफेक्ट उतनी ज्यादा आईपी। ठीक है, दूसरा फैक्टर बात करते हैं साइज की, एटॉमिक साइज की। अब अगर बात करें एटॉमिक साइज की, तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, इंक्रीज होने से डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर अब डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उस अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब इस न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम हो जाएगी। पकड़ कम हो जाएगी तो इसे गिवन हमें बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ने के कारण आईपी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, गिवन एनर्जी कम हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज पे ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, आईपी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज की। कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है एटॉमिक साइज। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं पेनिट्रेशन पावर की। थर्ड बात करते हैं पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर की बात, सबसे पहले बात करते हैं पेनिट्रेशन पावर होती क्या है। तो मान लीजिए एक सेल है, पर्टिकुलर सेल किसी एटम की। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल में एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल है। तो इस पर्टिकुलर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो एस ऑर्बिटल में, इस पर्टिकुलर सेल में एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ज्यादा अपनी ओर खींचता है। इसके कंपैरिजन में पी में कम खींचता है, फिर डी में अट्रैक्शन और कम हो जाता है उनके बीच, और एफ इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के लिए एफ इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन सबसे कम होता है। किसी एक पर्टिकुलर सेल्स के चारों ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होता। वो एस इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा होगा, पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर उससे कम होगा, डी इलेक्ट्रॉन के लिए उससे कम होगा, एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे कम होगा। इसी को हम पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। पर ध्यान रखना ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेल के होने चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, एस की, पी की और डी की। ठीक है, ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। अब किसी ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होगी, मतलब न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसको बाहर रिमूव करने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होगी, आईपी की वैल्यू भी कितनी उतनी ही ज्यादा होती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर।
IP is directly proportional to penetration power. नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आईपी के ऑर्डर को डिसाइड करता है। आईपी के ऑर्डर पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पर जनरल ट्रेंड से सारे क्वेश्चन सोल्व होते नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ऑर्डर का पता लगाना। तो अभी मैं बात करता हूं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हाफ एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वैलेंस सेल के ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, जैसे S1 P3 D5 F7, ये तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड में क्या होगा? S2 P6 D10 और F14। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बड़े स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है किसी अदर कॉन्फ़िगरेशन के बजाय। तो अब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है या इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना है तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए बोलते हैं जब जिस भी एलिमेंट के पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्टर्ब करना आसान नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं इस चीज को। These configurations are more stable than any other. So, to remove an electron from isolated atom that have such configuration more energy is required। ठीक है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल में, और देखेंगे इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तब तक के लिए धन्यवाद।